हाँ जी बच्चों, तो प्रेजेंट है आपके समीर सर फिर से और सेकंड पार्ट इस चैप्टर का शुरू करते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में अब हम करेंगे गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो मेल और फीमेल में जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स का प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मेल में इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, एंड फीमेल में इट इज कॉल्ड oogenesis। तो अगर आप देख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज अकरिंग इन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पर सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स होगा फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, और उसके बाद जो आपके स्पर्मेटिड्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये दो टर्म्स पेपर में आती हैं, इनका डिफरेंस आता है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनना पूरा प्रोसेस बाय मियोसिस, इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर जो स्पर्मेटिड्स हैं वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होकर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, लास्ट स्टेप that is called spermiogenesis. This is very important to be noted. तो this whole process that is spermatogenesis. सबसे पहले बेटा आपको प्लॉइडी याद करनी है। कोई भी गैमीट है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, सो इट इज 2n। इसकी माइटोसिस होगी, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है बाय माइटोसिस, फिर उसकी मियोसिस होती है और वो बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर मियोसिस 2, देन स्पर्मेटिड्स, और दिस इज ओनली ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज नो सेल डिवीजन हियर। एंड ऑल ऑफ यू नो कि मियोसिस के दो स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। तो यहाँ पे माइटोसिस है, क्रोमोसोम नंबर इसलिए स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का क्या रहेगा, सेम, और उसके बाद मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू नोटिस, और ये बहुत बार पेपर में आता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्योंकि मियोसिस हो रही है, 1 से 2 सेल बनेंगे। फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने स्पर्मेटिड्स बनाएगा, 2 स्पर्मेटिड्स बनाएगा। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म्स बना रहा है, 4 स्पर्म्स बना रहा है। क्योंकि देखो बेटा, मियोसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स फ्रॉम 1, ये मैं आपको बहुत बार अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। माइटोसिस में 1 से 2 सेल्स बनते हैं। तो एक स्पर्मेटोगोनिया 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, और वो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो मियोसिस करके कितने बनाएगा, 4 स्पर्मेटिड्स बनाएगा या 4 स्पर्म्स बनाएगा। अगर हम इसको फर्दर देखते हैं तो 3 स्टेप्स हैं मेनली स्पर्म फॉर्मेशन के। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनाना, स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो लास्ट स्टेप है स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनना या ट्रांसफॉर्मेशन होनी, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। और लास्ट एक और डेफिनेशन है इसमें, स्पर्मिएशन। तो बेटा 3 टर्म्स मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनमें से कोई टर्म आने वाली है पेपर में, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनना, पूरा प्रोसेस वो स्पर्मेटोजेनेसिस। लास्ट स्टेप स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होना, स्पर्मियोजेनेसिस। और जो स्पर्म बन के तैयार हो चुके हैं, स्पर्म का हेड कौन न्यूट्रिशन देता स्पर्म्स को, सही सोचा, सर्टोली सेल्स। तो स्पर्म्स के हेड जो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड है वो उससे नरिशमेंट लेगा, एंड दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हार्मोनली कैसे कंट्रोल होता है, सबसे पहले आपको याद कैसे रखना है, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, वहां से 2 गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होंगे, वन इज LH, वन इज FSH। LH इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट रिलीजेस लेडिक, इट एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स, इट सिक्रीट्स एंड्रोजन्स व्हिच हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग spermatogenesis. फिर है follicle stimulating hormone, it acts on Sertoli cells and it helps in synthesis of some factors for spermiogenesis. Spermiogenesis is ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। और बेटा एक बुक में बहुत भारी भरकम पैराग्राफ है, और सिंप्लीफाइड बायोलॉजी का मतलब सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका हेड है, ये मिडल पीस है टेल। हेड के अंदर न्यूक्लियस है, एक्रोसोम, दैट इज द कैप-लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स द स्पर्म टू एंटर इनटू द ओवा। नेक है मिडल पीस, मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो एटीपी जनरेशन करते हैं विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। और बेटा बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, स्पर्म एक सेल है तो उसका न्यूक्लियस कौन से पार्ट में होता है, तो न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द हेड पोर्शन, ये ध्यान रखिएगा। मैच्योर स्पर्म की लेंथ बताई हुई है, सब कुछ बताया हुआ है। हेड मैंने आपको बताई दिया है, हेड में एक्रोसोम है, और एक्रोसोम इज फॉर्म फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दिस इज नॉट टू बी लर्न्ड बिकॉज बोर्ड्स में नहीं आने वाला। मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वो स्पर्म मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बात करूंगा टेल की, और टेल जो है वो फ्लूइड मीडियम में इजीली ट्रेवल करके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंच जाती है।
अब ह्यूमन मेल एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट करता है। इजैकुलेशंस मींस बाहर निकालना। उसमें से 60% स्पर्म्स हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, और उसमें से 60% जो स्पर्म्स हैं उसमें से 40% दे शो वाइगरस मोटिलिटी। मतलब जो मूव करने वाले स्पर्म्स हैं वो सिर्फ एटलीस्ट आप मानिए 24% ही होंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो इससे स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म होती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा बेटा oogenesis की, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अब मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis टोटली क्या है, डिफरेंट। तो ओवरी का एक डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में बना हुआ, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। जैसे सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इंपॉर्टेंट है, वैसे सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। स्पर्म फॉर्मेशन तो प्यूबर्टी पे शुरू होता है, पर जो एक फॉर्मेशन है वो फीमेल में बाय बर्थ ही होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जब वो मदर के वूम्ब के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, तभी उसके अंदर ये फॉर्म हो जाता है। oogenesis is initiated in the embryonic stage when millions of oogonia are formed within the ovary। तो ओवरी के अंदर बहुत सारे oogonia, वहाँ स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ oogonia, तो no more oogonia are formed and added after birth। अब वही फ्लो चार्ट मैं आपको याद करवाऊंगा। जो oogonia है फीमेल जर्म सेल्स, वो बेटा क्या होंगे, स्पर्मेटोगोनिया अगर 2n है तो oogonia भी क्या होगा, 2n। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है, oogonia माइटोसिस करके प्राइमरी oocytes बनाएगा। प्लॉइडी सबकी क्या होगी, 2n। जहां माइटोसिस वहां सेम क्रोमोसोम नंबर, तो oogonia मल्टीप्लाई टू फॉर्म प्राइमरी oocytes। और ये जो प्राइमरी oocytes हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में दे अरेस्ट, वो वहीं पे रुक जाते हैं डिवाइड करना। दे एंटर प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस, बस फर्दर डिवीजन नहीं होती, एंड गेट टेम्परेरीली अरेस्टेड एट दिस स्टेज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन कि जो आपके प्राइमरी oocytes हैं वो कौन सी स्टेज पे अरेस्ट हो जाते हैं, फर्दर डिवीजन शो नहीं करते। तो दे अरेस्ट एट प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस। ईच जो प्राइमरी oocyte है, अब बेटा ये बहुत ध्यान से समझिएगा, एक जो पैराग्राफ है बच्चों को जनरली समझ नहीं आता, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक भी समझ नहीं आता। तो मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा ये चीज। अब आपके क्या है, जो oogonia वो प्राइमरी oocytes बन चुके हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही फीमेल एक प्यूबर्टी स्टेज के पास आने वाली है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन उसका स्टार्ट होने वाला है, विच इज कॉल्ड मिनार्च। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से पहले जो आपका प्राइमरी oocyte है, मतलब बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, जब तक सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आती, उस दौरान क्या होगा, प्राइमरी oocytes गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। तो प्राइमरी oocyte के बाहर क्या बनेगा, लेयर ऑफ सेल्स बनेगा, ग्रेनुलोसा सेल्स बनेगा। तो उसे हम फिर क्या नाम दे देंगे, प्राइमरी फॉलिकल। मतलब प्राइमरी oocyte जो oogonia ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसके बाद जो ग्रेनुलोसा सेल्स की जब लेयर बन जाएगी प्राइमरी oocyte के बाहर, तो उसे हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट प्राइमरी फॉलिकल। और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं। मतलब oogonia तो बाय बर्थ बहुत ज़्यादा होंगे, पर कुछ ही oogonia होंगे जो प्राइमरी फॉलिकल्स बन पाएंगे। और टिल प्यूबर्टी कितने प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं फीमेल की एक ओवरी में, 60,000 से 80,000 एक ओवरी में। अगर हम आगे बात करते हैं, फिर ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके बाहर और लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बनेगी, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर और लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, तो ये क्या बन जाएगा, टर्शरी फॉलिकल। अब पेपर में क्वेश्चन आता है सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल में क्या फर्क है। सेकेंडरी फॉलिकल में देयर आर थीका सेल्स जो उसके अराउंड बनते हैं, और टर्शरी फॉलिकल में देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट डेवलप्स, दैट इज कॉल्ड एंट्रम। तो सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल में ये आपके एनसीईआरटी में जो ओवरी का डायग्राम दिया है उसमें बहुत क्लियर कर दिया हुआ है सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल में क्या डिफरेंट होता है। तो जो टर्शरी फॉलिकल है उसमें बच्चे क्या बना होता है, उसमें एंट्रम प्रेजेंट होती है, और लास्ट में जो फुली मैच्योर आपका फॉलिकल बनता है वो होता है ग्राफिन फॉलिकल, जिसमें 2 लेयर्स हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ठीक है, इनका एज सच रोल आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, और प्रोबेबली ये सीबीएसई बोर्ड्स में पूछते भी नहीं है। बस आपको याद जो चीज़ें रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी में आपको ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखना है। उसमें 6 चीज़ें लेबलिंग में है, ब्लड वेसल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, और साथ में ओवम का रिलीज। ठीक है, ये आपको बहुत, और कॉर्पस ल्यूटियम भी दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। अब ये बेटा बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है आपकी। अब बहुत ध्यान से बारीकी से चीजें ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। oogonia प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte के बाद एक लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, प्राइमरी फॉलिकल, 2 लेयर्स सेकेंडरी फॉलिकल, तीसरी लेयर टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte है, इट इज प्राइमरी oocyte। तो जैसे ही प्यूबर्टी फीमेल को आने वाली है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है, ये प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोसिस, फर्स्ट सेल डिवीजन करेगा एग बनाने के लिए, गैमीट बनाने के लिए। तो वो जो आपका प्राइमरी oocyte होगा उसकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, और वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte, और साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी।
ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आने से पहले हर मंथ एक एग रिलीज होता है, और हर मंथ एक एग कैसे मैच्योर होता है, मतलब हर मंथ जो आपका एक टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, वो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte होगा वो क्या करेगा, it will undergo meiosis to form secondary oocyte and first polar body. Secondary oocyte retains the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte, और फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या होगा ये आपकी एनसीईआरटी कहती है, वो डीजनरेट हो जाती है, उसके बारे में उसका क्या रोल है वो नहीं पता। अब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte है, प्राइमरी oocyte, ठीक है, और उसकी डिवीजन हो चुकी है, अब वो सेकेंडरी oocyte बन चुका है। तो टर्शियरी फॉलिकल किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ, ग्राफिन फॉलिकल, मतलब ग्राफिन फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte है, सेकेंडरी oocyte। ये बेटा बहुत ना वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस डालते हैं, पर मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता दिया। oogonia बना प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल में भी वही है, सेकेंडरी फॉलिकल में भी वही है। जब टर्शियरी फॉलिकल बनेगा तब प्राइमरी oocyte की मियोसिस होगी, और तब प्राइमरी oocyte बनाएगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte के बाहर एक नई लेयर बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर बनी है, वो क्यों बनी है, ताकि जोना पेलुसिडा एंश्योर्स कि एक ही स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज कर सके। ये लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ग्राफिन फॉलिकल इज द फुली मैच्योर फॉलिकल दैट कंटेन्स द सेकेंडरी फॉलिकल, सॉरी सेकेंडरी oocyte, और ग्राफिन फॉलिकल में से एट द पीक, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ओवम रिलीज होगा, उस प्रोसेस को बच्चे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट ओवुलेशन। सो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द फ्लोचार्ट ऑफ oogenesis दैट इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी। oogonia की माइटोसिस होगी, प्राइमरी oocyte 2n माइटोसिस हो रही है, फिर मियोसिस 1 सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, मियोसिस 2 उससे बनेगा ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। ये मियोसिस हो रही है तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। अब सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बन चुकी है, पर बेटा बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि सेकेंड मियोसिस कब होगी। बेटा जब सीमन फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेगा और जब स्पर्म और एग का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, जैसे स्पर्म जोना पेलुसिडा को पेयर्स करेगा, तब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है। ये वाली जो डिवीजन है, ओवम का रिलीज होना, ये कब होता है, ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में लाइन मेंशन्ड है। कहाँ पे मेंशन है मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका टॉपिक है ब्लास्टोमियर्स वाला, कि जहाँ पे इम्प्लांटेशन वाला टॉपिक है आपका, बहुत बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ है आपका प्लेसेंटा वाले टॉपिक से बिल्कुल पहले, ठीक है। तो वो वहाँ पे बिल्कुल ऊपर एक लाइन दी हुई है कि जब स्पर्म और जोना पेलुसिडा लेयर फ्यूज करते हैं, तब जो आपका ग्राफिन फॉलिकल है वो अपनी क्या करता है, सेकेंड मियोसिस, तब उसकी कंप्लीट होती है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओवम का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। अब बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी एनसीईआरटी में हैं डायग्राम में ही बस, और मैं साथ साथ बताता रहूंगा। जो चीजें सिर्फ डायग्राम में है वो थ्योरी में नहीं है। तो जोना पेलुसिडा ये लेयर देख रहे हो सेकेंडरी oocyte के बाहर, इट इज अ नॉन सेलुलर लेयर, इसमें सेल्स नहीं होते। और एक और लेयर, ये सिर्फ एनसीईआरटी में डायग्राम में है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा आउटर लेयर है और ये फॉलिकल सेल्स से बनी होती है। तो सेलुलर लेयर अराउंड द ओवम दैट इज कोरोना रेडिएटा, एंड नॉन सेलुलर लेयर इज दैट इज जोना पेलुसिडा। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के कुछ डिफरेंस है, ये आप याद कर सकते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आने वाला, ये हम इन डिटेल करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बच्चों को यही नहीं समझ आता व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, द साइकिल ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट वन। मतलब एक मेंस्ट्रुएशन हो गई, उससे नेक्स्ट वन जो मेंस्ट्रुएशन होगी 28 दिन बाद, वो पूरा साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। और ड्यूरिंग और व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन इज द रिलीज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस फ्रॉम द वेजाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो वेजाइना से जब ब्लड और म्यूकस रिलीज होता है वो मेंस्ट्रुएशन होता है। तो साइकिल अलग चीज़ है, मेंस्ट्रुएशन अलग चीज़ है। ये सिंप्लीफाइड चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती, बहुत आसान से कई बार सवाल आ जाते हैं और बच्चों को वो सवाल ही नहीं पता चलते कि उनमें आंसर क्या लिखने, क्योंकि टीचर्स बारीकी से कई बार नहीं बता पाते, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, साइक्लिक इवेंट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और 28 दिन का ये होता है और ये मेनली प्राइमेट्स में होता है। इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो बेटा देयर आर मेनली 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, पहले 5 दिन, फिर फॉलिकुलर फेज 5 से 13 दिन, फिर 14th डे इज द ओवुलेटरी फेज, रिलीज ऑफ एग, और उसके बाद 15 to 28 डेज इज लूटियल और सिक्रेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेंस्ट्रुअल फेज की, और मैं कीवर्ड्स बताऊंगा जो पेपर में आपको लिख के आ रहे हैं हर फेज के बारे में। पहले 5 दिन देयर इज मेंस्ट्रुअल फ्लो और ब्लीडिंग, इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। इसमें एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है,
menstruation occurs if the released ovum is not fertilized. menstruation सिर्फ तब होगी जब प्रेगनेंसी नहीं होगी। और menstruation में होता क्या है menstrual cycle में, आपको ध्यान रखना यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ एंडो, और बहुत मतलब ये हाईलाइट किया हुआ है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड यूट्राइन ब्लड वेसल्स दे शेड आउट थ्रू द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। और व्हाट इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन फीमेल? फीमेल को बेटा अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड पता होता है कि कब उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड आने वाला है। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ फीमेल, वो डेट्स अगर 10 दिन ऊपर हो गई हैं तो दैट मीन्स the female is pregnant. तो first indication of pregnancy is lack of menstruation, but it can be also due to stress, poor health or all, मतलब जरूरी नहीं है कि lack of menstruation है तो pregnancy ही है। Now next हम बात करेंगे the second phase जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, the second phase is follicular phase और proliferative phase. Proliferation means increase in number. तो अगर तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड हो चुकी है, अब एंडोमेट्रियल लाइनिंग को दोबारा रिकवर होना है, 28 दिन अगले मेंस्ट्रुएशन के लिए उसे तैयार होना है, तो 5th डे से लेके 13वें दिन तक 13 डे तक देयर इज द फॉलिकुलर फेज। इस फेज में देयर इज पीक लेवल ऑफ 2 हार्मोन्स दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, दे आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स, LH एंड FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इनका फंक्शन क्या है? जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा बेटा? फॉलिकल, नाम से पता लग रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन। तो इसका फॉर्मेशन है मतलब ऑफ फॉलिकल्स, इसका रोल है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन? तो ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, डेवलपिंग फॉलिकल्स दे रिलीज द हार्मोन ईस्ट्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर के लिए मार्क कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी में, सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स। नेक्स्ट, जो ईस्ट्रोजन है उसका और क्या काम है ये सारा आपको दिया हुआ है, बट इट इज नॉट टू बी डन नाउ। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट which is need to be done now, which needs to be done. So LH and FSH 14th डे पे, क्योंकि 14th डे पे LH का लेवल पीक लेवल पे हो जाता है, इट इज कॉल्ड LH सर्ज। इससे फिर क्या होता है? ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है, ब्रेकडाउन होता है, उससे एग रिलीज होता है, दैट लीड्स टू द थर्ड फेज, दैट इज द ओवुलेटरी फेज। तो व्हाट इज LH सर्ज? पीक लेवल ऑफ LH ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, और इस टाइम होता है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मीन्स इंक्रीज इन द नंबर, ठीक है। और ये आपने बहुत ध्यान रखना है, ये वर्ड्स लिखने बहुत जरूरी है। प्रोलिफरेशन मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH से क्या होता है? और इससे 14th डे पे एग रिलीज होता है, विच इज कॉल्ड ओवुलेशन। अब नेक्स्ट ओवुलेटरी फेज हो गया, अब 15 से 28 डेज तक देयर इज लूटियल फेज। अब जो ग्राफिन फॉलिकल है उसने एग रिलीज कर दिया, जो रेमनेंट्स है या जो मतलब वेस्ट बच गया ग्राफिन फॉलिकल, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन। अब वही, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन फीमेल्स? ईस्ट्रोजन का सोर्स क्या है भाई लोग? उसका है ग्राफिन फॉलिकल, वेरी गुड, या फॉलिकल्स, डेवलपिंग फॉलिकल्स। और प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स क्या है? कॉर्पस लूटियम। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन का काम है, देखिए अगर तो प्रेगनेंसी होगी तो ये एज्यूम करके चलता है प्रोजेस्टेरॉन कि मैंने एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक करना है, ताकि अगर प्रेगनेंसी है तो वहां पे यूट्रस में आके एम्बेड होना है, किसने? एम्ब्रियो ने। तो इसीलिए वो यूट्रस की लाइनिंग को क्या करेगा? थिक करेगा एंडोमेट्रियम को। तो इट मेक्स द एंडोमेट्रियम मैक्सिमम थिक एंड सॉफ्ट, thus the uterus gets ready for implantation. Implantation is the embedding or मतलब fixation of the blastocyst, that is the stage of embryo in the uterus. तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? FSH की सिक्रीशन कम कर देगा ताकि नेक्स्ट मंथ फॉलिकल ना बने, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन उस टाइम ज्यादा होगा। और ये देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा है तो FSH का लेवल कम हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपको ग्राफ भी समझाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी का दिया हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई सपोज कीजिए तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा, उसको इंडिकेशन होती है, और वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं करेगा। तो इसलिए एंडोमेट्रियल लाइनिंग ज्यादा थिक नहीं होगी, और जैसे ही 28th डे आएगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, इट लीड्स टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन एंड द न्यू साइकिल। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। अब ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ये आप ध्यान से समझिएगा। अब ये पूरा डायग्राम पेपर में आता है, और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। पेपर में ये पूछते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो हार्मोनल चेंजेस में आपको LH और FSH का रोल बताना है फॉलिकुलर फेज में, कि ये पीक लेवल पे होता है LH, इससे ओवुलेशन होती है। फिर FSH का रोल बताना है कि FSH फॉलिकल्स डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जिससे फिर मेच्योर फॉलिकल्स में से ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। तो यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा ये मेंस्ट्रुअल फेज, ये फॉलिकुलर फेज, ये ओवुलेटरी फेज,
ये लूटियल फेस नेक्स्ट साइकिल, ये पहले 5 दिन मेंसेस है। अब यूट्रस के इवेंट्स है ये सारे, ये यूट्रस में एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये शेड हो रही है और ब्लड और ये रिलीज हो रहा है। फॉलिकुलर फेस में एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक होती जा रही है। यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, ये है ओवेरियन इवेंट्स। अब ओवरी में पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है, जैसे ही फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है, अब देखिए ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं ओवरी में, तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। अब डेवलपिंग फॉलिकल से क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, बिल्कुल हाई हो चुका है। प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे कम है क्योंकि अभी कॉर्पस लूटियम नहीं बना, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है। तो मैच्योर फॉलिकल्स में से एस्ट्रोजन रिलीज हुआ। अब आगे चलेंगे, अगर तो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, ये कॉर्पस लूटियम रिलीज हुआ है, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे क्या रहेगा, हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने इंप्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करना होता है, थिक करना होता है। और जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ यही आप पेपर में लिख के आएंगे, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये ओवुलेशन हो रही है, एग रिलीज हो रहा है मेच्योर फॉलिकल में से, और अगर सपोज कीजिए कि कॉर्पस लूटियम की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो दिस इज रिग्रेसिंग कॉर्पस लूटियम। बेटा ये यहीं पे आपसे खेलेंगे, ये कैसे, सीबीएसई क्या करती है, ये सिर्फ खेलती है दिमाग के साथ। कैसे खेलती है, अपने क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके। तो वो ट्विस्टिंग आपको कैसे समझनी है, ऐसे समझनी है। और ये वर्ड जिस पेज से निकल रहे हो उसके डायग्राम की एक एक लेबलिंग। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो मैच्योर फॉलिकल, ये कॉर्पस लूटियम डेवलपिंग है, ये रिग्रेसिंग है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए एलएच और एफएसएच का लेवल, एलएच और एफएसएच पीक लेवल पे कब है, 14th डे ओवुलेटरी फेस, उसके बाद उनका लेवल क्या है, कम, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो मैंने आपको ये डायग्राम समझा दिया और ये डायग्राम पक्का इस साल आने वाला है। और एक एज के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। व्हाट डू वी कॉल इट मेनोपॉज। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट the further things which we have to do in this particular chapter। और इसके जो क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा वो आप पढ़ के बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको मैं इतने बढ़िया क्वेश्चंस दूंगा जिससे आपके कंसेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और उसके हम डिस्कशन सेशंस भी करेंगे ड्यूरिंग द बायोलॉजी एग्जाम, ठीक है। तो जो आपका पीक डेज हैं 6 से लेकर 16 तक, उनमें हम उनको पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। 13 को बच्चों का फिजिकल का पेपर भी है, बट मुझे पता है कि बायो वालों को फिजिकल तो बहुत अच्छे से आती होती है। तो मैं आपका दोस्त समीर सर आपको दे रहा हूँ सिंप्लीफाइड वीडियोस सारे चैप्टर्स की। तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पूरे इंडिया में या बाहर भी लोग इस चैनल को देखें। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रही है, जिन्होंने पूरा साल बायोलॉजी में कुछ अच्छे से टर्म्स को नहीं सुना, तो वो ध्यान से इस चैनल को देख के, क्योंकि मैं बहुत भारी भरकम चीज़ें आपके ऊपर नहीं फेंकूंगा, मैं सिर्फ सीधी सीधी वही चीज़ें बताऊंगा जो पेपर के लिए आपको तैयार करनी है। और मेरी वर्कशीट्स में आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत ईजिली सीबीएसई बोर्ड्स के अकॉर्डिंग दिए होंगे। तो बेटा थैंक यू सो मच, और ज़रूर इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे दोस्तों को भी कहिए कि इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।